याइर लापिड अगले हफ्ते तक जल्द से जल्द इजरायली संसद को भंग करने और जल्दी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन लोकतंत्र विरोधी कानून को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद अगले चुनाव को प्रभावित करना है। लैपिड ने संसद से कहा कि इजराइल को भ्रष्टाचार और नफरत की एक और गर्मी से बचना चाहिए और अक्टूबर के अंत तक इंतजार करने के बजाय तुरंत चुनाव करवाने चाहिए। लैपिड ने हाल में घोषणा की कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ नया राजनीतिक गठबंधन बयाहद मतलब एक साथ बनाया है। अब अगर नेसेट अगले हफ्ते भंग कर दी जाती है तो चुनाव संभवतः अगस्त में ही कराए जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन का स्वागत है। यहां आने के लिए धन्यवाद। आज का माहौल राजनीतिक चालबाजी और विलय का है। कोई हैरानी नहीं, अगले 6 महीनों में कई बदलाव होने की संभावना है। क्या आपको लगता है कि चुनाव जल्दी होंगे? देखिए बेनिता, ये अच्छा है कि विपक्षी नेता ऐसा चाहेंगे। एक चीज़ जो हमारे पास अभी भी है, जब हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, वो ये है कि हमने ब्रिटिश संसद से ये लिया कि विपक्ष के नेता का दफ्तर संसद से सबसे दूर होता है और जब बहुत बड़े फैसलों की बात आती है तो उनका प्रभाव सबसे कम होता है। नेतन्याहू खुद फैसला लेंगे और अभी लगता है कि वे चुनाव को जितना हो सके देर से कराना चाहते हैं, जल्दी नहीं, अगर चुनाव होते भी हैं। ऐसा क्यों है? क्या वे किसी बड़ी जीत, किसी घोषणा या किसी अहम घटनाक्रम का इंतजार कर रहे हैं ताकि कह सके चुनाव में जाइए, मैं ही आपका नेता हूं? बिल्कुल सही। उन्हें ईरान को ऐसे हराना है कि इजराइल, अमेरिका और बाद में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले अरब व मुस्लिम देशों को कोई शक न रहे। वो इन समझौतों का विस्तार करने के बाद ही चुनाव में जाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक शांति दूत के रूप में याद किया जाए, न कि युद्ध भड़काने वाले के रूप में। तो चलिए चुनावों के लिहाज से क्या हो सकता है, इस पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे देर से भी चुनाव अक्टूबर के अंत तक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है ये कैसे आगे बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि नई सरकार बनेगी? हम सुन रहे हैं कि नेता तब क्या कहते हैं जब उन्हें लगता है कोई नहीं सुन रहा, ताकि हम जान सकें वे असल में क्या सोचते हैं। इसी तरह गड्डी आइजनकॉट को ये कहते पकड़ा गया कि पार्टी लिक्विड से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अब लगने लगा है कि पिछले दिनों लिबरमैन के साथ जुड़ने के संकेत के बावजूद दोनों पार्टियों का मिलना अब उतना संभावित नहीं लगता। ऐसा लगता है कि शायद वो बियाकत पार्टी के साथ जुड़ेंगे जिसमें बेनेट और लापिड साथ हैं और नेतन्याहू को एक बड़ा चुनौती देने की कोशिश करेंगे और फिर नेतन्याहू अपनी ताकत लेकर आएंगे और हमारे पास सच में एक बेनेट बनाम नेतन्याहू की सीधी टक्कर होगी। अभी जनमत सर्वेक्षणों में बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति कैसी है? अगर आपकी बात सही है तो ये नफ्ताली बेनेट के खिलाफ सीधी टक्कर बनती है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू कितने लोकप्रिय हैं? सबसे पहले अगर आप देखें कि 7 अक्टूबर के बाद वो कहाँ थे, तो ये एक चमत्कार है कि वो अब तक टिके हुए हैं और जनमत सर्वेक्षण उन्हें बेनेट के साथ कांटे की टक्कर में दिखा रहे हैं। बहुत कुछ अगले कुछ महीनों में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा। क्या चुनाव में नेतन्याहू के लिए अरब देशों से शांति या सैन्य सफलता फायदेमंद होगी, या 7 अक्टूबर से पहले व उस दिन की विफलताओं पर चर्चा होगी? हाल ही के इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ हद तक जिम्मेदारी स्वीकार करने का संकेत दिया था। ऐसा लगा कि हर कोई दोषी था, हर किसी की कुछ न कुछ गलती थी। ये उनका सीधा बयान नहीं था, लेकिन इशारों में ऐसा कहा गया था। क्या आपको लगता है वो रणनीति बदल रहे हैं? चुनाव अक्टूबर में भी हो सकता है। 7 अक्टूबर देश भर में कई लोगों के दिमाग में रहेगा जब वे वोट डालेंगे। अगर वो कोई जिम्मेदारी लेना चाहते तो वो कल ही एक जांच आयोग बना सकते थे। हम देखेंगे कि केनेस्ट अपने पास बचे बहुत कम समय में क्या करने जा रही है। वे अटॉर्नी जनरल के खिलाफ एक बिल पास करने जा रहे हैं। वे मीडिया के विरुद्ध बिल पास करने जा रहे हैं। वे येशिवा छात्रों को भर्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। वे 7 अक्टूबर की जांच के लिए एक आयोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। तो मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं? नेतन्याहू की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपना समर्थन आधार मजबूत करना है, जिसे कानूनी व्यवस्था और मीडिया पसंद नहीं है। फिर उन पर कानून के तहत कार्रवाई होगी, इससे पहले कि केनेस्ट भंग हो जाए। गिल, लोग मतदान करने जाते हैं,
ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? ऐसा लगता है कि वो सुरक्षा होगी। कई लोग सैन्य भर्ती से छूट को लेकर नाराज हैं। ये अहम मुद्दा हो सकता है। इजरायली मतदाताओं के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? आपका क्या मानना है? यही बात है जिससे वे अभी सबसे नाराज हैं। वे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की सेवा न करने को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। वे अपने दोस्तों और परिवार के 7 अक्टूबर को मारे जाने या इजराइल पर दबाव के कारण दुनिया से सबसे ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं और उन्हें लगता है कि इस दबाव से बचने के लिए नेतन्याहू ज़रूरी है। वे उन अरब देशों से सबसे ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं जो युद्ध जारी रख सकते हैं और सुरक्षा के लिए नेतन्याहू को ज़रूरी मानते हैं। इसलिए वे पिछले 30 सालों से उन्हें वोट दे रहे हैं। ये हमें चुनाव के दिन ही पता चलेगा, चाहे वो 27 अक्टूबर हो या उससे पहले। हम देखेंगे कि यह सब कैसे होता है, खासकर आपके मीडिया अनुभव को देखते हुए। अंत में मैं बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी पर आपका विचार चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल प्रचार युद्ध में अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि कई लोग इससे असहमत होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया की गलत जानकारी को दोषी ठहराया। इजराइल इस पर काबू क्यों नहीं पा रहा है? देश में मौजूद ब्रेन ट्रस्ट को देखते हुए वे मीडिया की नजरों में चल रही इस नैरेटिव की जंग से निपटने में सक्षम क्यों नहीं है? ये दिलचस्प था कि उन्होंने खुद को दोषी नहीं ठहराया। वो लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, फिर भी 7 अक्टूबर को विदेशी मीडिया के लिए प्रवक्ता नहीं था। उन्होंने बॉट्स को दोषी ठहराया। और ये सच है कि दोष कई जगह बांटा जा सकता है। मैं अभी इस पर एक किताब लिख रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। आखिरकार सीपी होटवेली में नेशनल पब्लिक डिप्लोमेसी डायरेक्टरेट के प्रमुख के रूप में ब्रिटेन में पूर्व राजदूत की नियुक्ति हुई है। वे बहुत सक्षम हैं। अभी भी बहुत काम बाकी है। निश्चित रूप से बहुत सारा काम है जो किया जाना बाकी है, तो मैं आपके विचारों की सराहना करती हूँ। गिल हॉफमैन, स्टूडियो में द रनडाउन पर आपके यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आने वाली कुछ महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। ये देखने के लिए इंतजार है कि चुनाव तब होंगे और निश्चित रूप से सब कुछ कैसे सामने आता है।